Hello बच्चों, in this video we will discuss all the important points and formulas in laws of motion topic. We will also solve questions जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं. स्टार्ट करते हैं फोर्स की डेफिनेशन से. फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास टाइम्स वेलोसिटी विद टाइम. इस डेफिनेशन से हम न्यूटन के 3 इंपॉर्टेंट लॉज ड्राइव कर सकते हैं. अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन in the absence of any external force. अगर F की वैल्यू 0 है और बॉडी का मास टाइम के साथ वेरी नहीं करता है तो हम लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू m dv by dt. यहां से हमें मिलता है dv by dt इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. वेलोसिटी 0 है यानी बॉडी रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट पर रहेगी, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो हमेशा इसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी. सेकेंड लॉ सेज चेंज इन मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. ये बात भी समझ में आती है क्योंकि F इक्वल्स टू m dv by dt. चेंज इन मोशन है dv by dt विच इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन a. मास कांस्टेंट है, देयरफॉर F इक्वल्स टू ma. फोर्स एंड एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इस इक्वेशन से हमें पता चलता है फोर्स की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी और फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से मास m टाइम्स ज्यादा होगा. अगर सिस्टम पे एक फोर्स लग रहा है तो सिंपली F इक्वल्स टू ma लिखेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा फोर्सेस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं तो सबके वेक्टर सम से हमें बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा और इस रिजल्टेंट या नेट फोर्स की वैल्यू मास m टाइम्स a के बराबर होगी. वेक्टर्स की टर्म्स में अगर बात करें तो अगर बॉडी पर लगने वाले फोर्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, x एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx एंड y एक्सिस के अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट fy, तो फोर्स को लिख सकते हैं F इक्वल्स टू fx i कैप प्लस fy j कैप. x एक्सिस के अलोंग फोर्स fx की वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी x एक्सिस के अलोंग ही होगा, जिसकी वैल्यू ax से डिनोट करेंगे. और सिमिलरली y एक्सिस के अलोंग फोर्स fy की वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा वो y एक्सिस के अलोंग ही होगा, जिसे ay से डिनोट करते हैं. वेक्टर टर्म्स में एक्सेलरेशन क्या होगा? a इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप. देयरफॉर F इक्वल्स टू ma को हम लिख सकते हैं fx i कैप प्लस fy j कैप इक्वल्स टू max i कैप प्लस may j कैप. फोर्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की वैल्यू होगी fx इक्वल्स टू m टाइम्स ax एंड fy इक्वल्स टू m टाइम्स ay. अब पहले की तरह अगर हर डायरेक्शन में मल्टीपल फोर्सेस हैं तो लिख सकते हैं समेशन ऑफ fx दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन. इस बात को यूज करके हम फर्स्ट लॉ को और डिटेल्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर बॉडी रेस्ट पर है या यूं कहें इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का नेट सम हर डायरेक्शन में 0 होना चाहिए. देयरफॉर समेशन fx इक्वल्स टू 0 एंड समेशन fy इक्वल्स टू 0. एक एग्जांपल देखते हैं. 3 ब्लॉक्स स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं. एक F फोर्स इन्हें एयर में वर्टिकली अप मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v. नेट फोर्स ऑन मिडल ब्लॉक क्या होगा? इस क्वेश्चन में कोई भी फोर्स इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है यानी एक्सेलरेशन 0 है तो उस पर हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा. क्योंकि यहां हर ब्लॉक की वेलोसिटी कांस्टेंट है इसीलिए सभी पर नेट फोर्स 0 आएगा. अब बात करते हैं थर्ड लॉ की. थर्ड लॉ सेज फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये लॉ हमारे काम आता है फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने में. फ्री बॉडी डायग्राम या शॉर्ट में FBD, इसमें हम दिए गए सिस्टम में हर बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस एंड रिएक्शन फोर्सेस को डायग्रामेटिकली शो करते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो एक ब्लॉक A टेबल पर रखा है. ब्लॉक A पर लगने वाले फोर्सेस की बात करें तो इस पर अर्थ की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है इसका मास m टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g mg. इस फोर्स से अर्थ ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करती है. अगर टेबल हटा दे तो ये ब्लॉक g एक्सेलरेशन से ग्राउंड की तरफ फ्री फॉल करने लगेगा.
लेकिन टेबल के होने की वजह से ब्लॉक ए डाउनवर्ड मूव नहीं करता है। तो फिर फोर्स mg लगने पर भी अगर ब्लॉक ए मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ब्लॉक ए पर नेट फोर्स 0 है, यानी टेबल उस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक इक्वल रिएक्शन फोर्स लगा रही है, जिसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। नॉर्मल इसलिए क्योंकि ये बॉडी की सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। इस नॉर्मल फोर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, यानी ब्लॉक ए पर एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड mg फोर्स के इक्वल है, बिकॉज ब्लॉक ए इज नॉट मूविंग। अब सबसे पहले बात करते हैं मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट कॉन्सेप्ट की। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 ब्लॉक्स ग्राउंड पर रखे हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ब्लॉक्स के मासेस और उन पर लगने वाले फोर्स डायग्राम में शोन हैं। 2 बातें पता करनी है, ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन एंड ब्लॉक ए एंड बी के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कनेक्टेड बॉडीज की एक खासियत है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें अलग अलग ब्लॉक्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती है। हम सभी ब्लॉक्स को एक कंबाइंड बॉडी मानकर उन पर लग रहे टोटल एक्सटर्नल फोर्स को निकालेंगे और इसे सभी के मासेस के सम से डिवाइड कर देंगे। Therefore, A equals to total external force on connected bodies divided by total mass. इस एग्जाम्पल में टोटल एक्सटर्नल फोर्स 14 न्यूटन है, टोटल मास है 4 + 2 + 1 = 7 kg। Therefore, एक्सेलरेशन यहां से आएगा 14 न्यूटन डिवाइडेड बाय 7 kg = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी ब्लॉक्स का सेम एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर रिएक्शन फोर्स जिन 2 ब्लॉक्स के बीच निकालना है, उनमें से एक ब्लॉक कंसीडर करेंगे और उसका FBD बनाएंगे। ब्लॉक ए का FBD ऐसा दिखेगा, राइट में 14 न्यूटन फोर्स एंड लेफ्ट में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नेट फोर्स है 14 - n और इसे इक्वेट करेंगे मास ऑफ ब्लॉक ए जो 4 kg है टाइम्स एक्सेलरेशन जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहां साइन कन्वेंशन की एक बात ध्यान रखें, हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं और फोर्सेस की वैल्यू साइन के साथ अकॉर्डिंगली इनपुट करते हैं। इस केस में 14 न्यूटन पॉजिटिव लिखा है क्योंकि ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, और नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव लिखा है क्योंकि ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां से हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू मिलेगी 6 न्यूटन। अब बात करते हैं मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग्स की। एग्जाम्पल में 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं जिन्हें 14 न्यूटन फोर्स से पुल किया जा रहा है। सभी कनेक्टेड बॉडीज हैं, इसीलिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इक्वल्स टू फोर्स 14 न्यूटन है डिवाइडेड बाय टोटल मास 7 kg है। यहां से एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें पता लगाना है ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी के बीच टेंशन फोर्स क्या होगा। ब्लॉक ए का FBD बनाते हैं। यहां स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स ब्लॉक ए को राइट में पुल कर रहा है। इक्वेशन होगी T = ma। Therefore, tension equals to 4 × 2 = 8 न्यूटन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो स्ट्रिंग से कनेक्टेड 2 ब्लॉक्स हैं जो अब ग्राउंड में नहीं बल्कि एयर में वर्टिकली अप डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं ड्यू टू ए फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। अब ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर वर्टिकल मूव हो रहे हैं एयर में तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक्स पर। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा 120 न्यूटन - 40 न्यूटन - 20 न्यूटन = 60 न्यूटन, और टोटल मास है 4 + 2 = 6 kg। Therefore, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 60 / 6 = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं पुली मास सिस्टम की। यहां 3 केसेस डिस्कस करते हैं। पहले केस में पुली के अराउंड 2 ब्लॉक्स एयर में हैंग कर रहे हैं कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग। ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? यहां जब 10 kg ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो 5 kg ब्लॉक अप डायरेक्शन में मूव होगा विद द सेम एक्सेलरेशन, बिकॉज अगेन इन दिस केस बॉडीज आर कनेक्टेड। पहले के केसेस के कंपेयर में यहां डिफरेंस बस ये है कि बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही हैं। पहले मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं जो सिंगल पुली सिंगल स्ट्रिंग सिस्टम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, फिर मैं आपको नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। शॉर्टकट मेथड में हम स्ट्रिंग के अलोंग नेट एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं और इसे टोटल मास ऑफ बॉडीज से डिवाइड करके हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। नेट एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स का क्या मतलब है? बॉडीज के एक्सेलरेशन या मूवमेंट की डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग के अलोंग नेट एक्सटर्नल फोर्स है
वो हमारा नेट एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स होगा। यहां 10 kg ब्लॉक पर 100 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम को एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में पुल कर रहा है, देयरफॉर प्लस 100 न्यूटन, और 50 न्यूटन अपोजिट टू एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में पुल कर रहा है, देयरफॉर माइनस 50 न्यूटन। देयरफॉर नेट एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स अलोंग स्ट्रिंग हो गया 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15 kg। यहां से हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलेगी 50 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेथड तो हो गया फास्ट मेथड। अदरवाइज दोनों ब्लॉक्स की दो अलग इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आता है। ब्लॉक ए पर हमें इक्वेशन लिखनी होगी t माइनस 50 न्यूटन इक्वल्स टू 5 टाइम्स एक्सीलरेशन a, एंड ब्लॉक बी पर इक्वेशन लिखेंगे 100 माइनस t इक्वल्स टू 10a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सेम रेशियो मिलेगा a इक्वल्स टू 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट पुली सिस्टम में एक ब्लॉक एयर में है और दूसरा ब्लॉक वॉल पर रखा है। शॉर्टकट मेथड से डायरेक्टली एक्सीलरेशन बता सकते हैं 30 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग नेट पुलिंग फोर्स केवल 3 kg ब्लॉक पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स 30 न्यूटन है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। 2 kg ब्लॉक पर इस केस में कोई एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स नहीं है अलोंग द स्ट्रिंग, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग है जो हमें कंसीडर नहीं करना है। अगर स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करनी है तो 3 kg ब्लॉक पर इक्वेशन लगा सकते हैं। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में 30 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स T इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 3 टाइम्स 6। यहां से हमें टेंशन की वैल्यू मिलेगी T इक्वल्स टू 12 न्यूटन। थर्ड केस में पुली सिस्टम इंक्लाइन प्लेन पर रखा है। इंक्लाइन प्लेन के एंगल्स आपको डायग्राम में शोन हैं। यहां पर अभी भी नेट पुलिंग एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। केवल ध्यान ये रखना है कि हमें स्ट्रिंग के अलोंग वाला कंपोनेंट ही कंसीडर करना है। Therefore, net pulling force along the string equals to 3 times 10 times sin 30 degree minus 2 times 10 times sin 30 degree divided by total mass 3 plus 2। यहां से हमें मिलेगा 10 sin 30 degree divided by 5। sin 30 degree की वैल्यू 1/2 है। Therefore, acceleration equals to 1 meter per second square। अब बात करते हैं सूडो फोर्सेस की। नाम से ही पता लग रहा है कि ये कोई रियल फोर्सेस नहीं होते हैं, केवल क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। सूडो फोर्सेस हम तभी यूज करते हैं जब जिस बॉडी सिस्टम को हम सॉल्व करना चाहते हैं वो जिस सेटअप पर रखा है वो सेटअप खुद भी एक्सेलरेट कर रहा हो। इतनी सी बात है और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसे कैसे यूज लेना होता है। पहले क्वेश्चन में हम सिंगल ब्लॉक सिस्टम को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में ये ब्लॉक जिस वेज या इंक्लाइन प्लेन पर रखा है वो भी ए एक्सीलरेशन से राइट में मूव कर रहा है। अब देखिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। इस पर वेज के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इसका एक्सीलरेशन a डैश मान लेते हैं। क्योंकि इस केस में जिस पर यह ब्लॉक रखा है वो सेटअप भी a एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम ब्लॉक के एफबीडी में एक सूडो फोर्स और इंट्रोड्यूस कर देंगे जो इस एक्सीलरेशन a के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस केस में लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू होगी मास टाइम्स एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेशन जिससे वो सेटअप मूव कर रहा है। इस सूडो फोर्स का वेज के अलोंग कंपोनेंट होगा ma cos थीटा, तो हम वेज के अलोंग इक्वेशन लिख सकते हैं mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा इक्वल्स टू m टाइम्स a डैश। मान लो अगर हम चाहते हैं ये ब्लॉक वेज पर मूव ना करे तो a की क्या वैल्यू होगी ये पूछा गया है। ये बात हम इस इक्वेशन में a डैश को 0 पुट करके निकाल सकते हैं। यहां से हमें मिलेगा a इक्वल्स टू g tan थीटा। अब बच्चों अगर पूछा जाए वेज ब्लॉक पर क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, ये पता लगाने के लिए हम वेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफबीडी इस तरह बनाएंगे। क्योंकि ब्लॉक वेज के अलोंग ही मूव करता है, देयरफॉर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड रहेंगे। नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स टू ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। अगर हम माने
कि ब्लॉक वेज पर मूव नहीं कर रहा है, तो A की वैल्यू हम g tan थीटा यहां इनपुट कर सकते हैं जो हमें पहले मिली थी। Therefore नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स टू mg tan थीटा टाइम्स sin थीटा प्लस mg cos थीटा। इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस जनरली सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए जाते हैं। सिंप्लीफाई करने पर इसकी वैल्यू आती है n इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बॉब स्ट्रिंग के थ्रू एक कार्ट की सीलिंग पर अटैच्ड है। यहां कार्ट मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से। पूछा गया है कि थीटा की क्या वैल्यू होगी सो दैट बॉब इज इन इक्विलिब्रियम। बॉब का FBD बनाते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg है एंड t के दो कंपोनेंट आएंगे, वर्टिकल अप डायरेक्शन में t cos थीटा और हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में t sin थीटा। अब क्योंकि ये सिस्टम कार्ट में रखा है और कार्ट खुद a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, देयरफॉर बॉब पर एक लेफ्ट डायरेक्शन में ma सूडो फोर्स भी लगाना होगा। क्योंकि बॉब इक्विलिब्रियम में है, देयरफॉर समेशन fx इक्वल्स टू 0 एंड समेशन fy इक्वल्स टू 0। यहां से हमें दो इक्वेशन मिलती हैं, t sin थीटा माइनस ma इक्वल्स टू 0, t cos थीटा माइनस mg इक्वल्स टू 0 और t sin थीटा इक्वल्स टू ma एंड t cos थीटा इक्वल्स टू mg। इनका रेशियो लेने पर हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय g और यहां से थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स a डिवाइडेड बाय g। बच्चों अब बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। दो टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स बॉडी और बॉडी जिस सरफेस पर रखी है उनके बीच में लगता है और ये बॉडी के सरफेस पर मूवमेंट को अपोज करता है। मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव होने वाली है या मूव हो रही है, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी मूव होने वाली है बट अभी भी मूव नहीं हुई है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है अभी भी बाकी सभी एक्सटर्नल फोर्सेस से ज्यादा है जो बॉडी को मूव करना चाहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जिसे Fs से भी डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 0 से लेकर लिमिटिंग वैल्यू Fl तक वेरी होती है। ये फ्रिक्शन पूरी कोशिश करता है ताकि बॉडी मूव ना हो, लेकिन इसकी एक लिमिट है Fl, जिससे ज्यादा ये अपनी वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकता। और जब एक्सटर्नल फोर्सेस इस वैल्यू से ज्यादा हो जाते हैं तो फाइनली बॉडी मूव करने लगती है। लेकिन बॉडी के मूव होने के बाद फ्रिक्शन लगना बंद नहीं होता, अभी भी फ्रिक्शन बॉडी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, बट इसकी वैल्यू अब Fl से थोड़ी कम हो जाती है और इसका नाम भी चेंज हो जाता है। अब इस फ्रिक्शन को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू डिनोट करते हैं Fk से। Fl की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी और सरफेस के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसके। Fl इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स n। म्यू एस यहां स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। सिमिलरली Fk की वैल्यू होती है Fk इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स n। यहां म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। बिकॉज म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के, दैट्स व्हाई Fl इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Fk। जनरली क्वेश्चंस में म्यू एस एंड म्यू के की वैल्यू सेम दी गई होती है। फ्रिक्शन के बारे में जो बात हमने ये डिस्कस करी है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक 1 kg ब्लॉक सरफेस पर रखा है। सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस 0.3 है और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के 0.2 है। ब्लॉक पर राइट डायरेक्शन में एक फोर्स F लगा रहे हैं। देयरफॉर बॉडी की टेंडेंसी राइट डायरेक्शन में मूव करने की है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, विच इज Fl इक्वल्स टू म्यू एस n। यहां नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक एंड सरफेस के बीच क्या होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करने पर हमें मिलेगा n इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स mg इक्वल्स टू 10 न्यूटन। देयरफॉर Fl इक्वल्स टू 0.3 टाइम्स 10 इक्वल्स टू 3 न्यूटन। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी Fk इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स n इक्वल्स टू 0.2 टाइम्स 10 न्यूटन इक्वल्स टू 2 न्यूटन। जब फोर्स F 1 न्यूटन होगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी? Fl इक्वल्स टू 3 न्यूटन? नहीं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो बॉडी को मूव करने से रोकता है, इसीलिए ये जस्ट उतना ही लगेगा जितना एक्सटर्नल फोर्स है टू बैलेंस दैट फोर्स। देयरफॉर इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन होगा। बॉडी मूव नहीं होगी, देयरफॉर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 0 और बॉडी का FBD कुछ ऐसा दिखेगा।
सेकंड केस में जब एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल्स टू 2 न्यूटन होगा, अभी भी क्योंकि 2 न्यूटन लिमिटिंग वैल्यू FL से कम है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होकर 2 न्यूटन हो जाएगी और इस फोर्स को बैलेंस कर देगी ताकि बॉडी मूव ना हो। देयरफॉर अभी भी एक्सीलरेशन 0 होगा। थर्ड केस में F बढ़ाकर हमने 3 न्यूटन कर दिया है, अभी भी लेकिन ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 3 न्यूटन हो जाएगी और बॉडी मूव नहीं करेगी। फोर्थ केस में F बढ़ाकर हमने 4 न्यूटन कर दिया है, ये वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू FL की 3 न्यूटन वैल्यू से ज्यादा है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू FL से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए अब स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी को मूव होने से नहीं रोक पाएगा और बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव होने लगेगी। क्योंकि बॉडी मूव होना स्टार्ट हो गई है, इसीलिए अब इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। एंड क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसीलिए ये अब हमेशा 2 न्यूटन रहेगा। इस केस में बॉडी का एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों, अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, सब में सरफेस स्मूथ की जगह फ्रिक्शनल हो जाए तो एक नया क्वेश्चन बन जाता है। पुलिस सिस्टम का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां वॉल वाली टॉप हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रिक्शन है विद ए कोएफिशिएंट म्यू इक्वल्स टू 0.2। क्वेश्चन में पूछा है ब्लॉक बी का क्या मास हो सकता है सच दैट 2 kg वाला ब्लॉक मूव ना करे। यहां पुलिंग फोर्सेस है ब्लॉक बी का ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस 2 kg ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। देयरफॉर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू mg माइनस म्यू n डिवाइडेड बाय m प्लस 2। अब क्योंकि 2 kg ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए एक्सीलरेशन की ये जो वैल्यू आई है उसे हम 0 से इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर mg इक्वल्स टू म्यू टाइम्स n होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 2 kg ब्लॉक एंड सरफेस के बीच यहां 2 kg के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। n इक्वल्स टू 2 टाइम्स 10 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। वैल्यूज पुट करके हमें ब्लॉक बी का मास मिलेगा 0.4 kg। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक कार्ट मूव कर रही है अल्फा एक्सेलरेशन से एंड इसके वर्टिकल साइड पर एक ब्लॉक हमने m मास का रख दिया है। अब पूछा यह गया है कि अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए सच दैट ब्लॉक नीचे मूव ना करे। ब्लॉक का FBD बनाएं तो फोर्सेस ऐसे दिखेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपसाइड, क्योंकि ब्लॉक की नीचे मूव करने की टेंडेंसी है ड्यू टू डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स mg। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सरफेस का राइट में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। अब क्योंकि यहां कार्ड भी मूव कर रहा है विद एन एक्सीलरेशन अल्फा, इसीलिए ब्लॉक पर एक सूडो फोर्स हम कंसीडर करेंगे m टाइम्स अल्फा लेफ्ट डायरेक्शन में। क्योंकि कंडीशन ब्लॉक के मूव ना करने की निकालनी है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स mg। F की वैल्यू होती है म्यू टाइम्स n। जनरली मैंने नोटिस किया है बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स को डायरेक्टली म्यू mg लिख देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार n की वैल्यू mg के बराबर हो। n की वैल्यू हमें यहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करके मिलेगी n इक्वल्स टू m टाइम्स अल्फा। देयरफॉर म्यू m अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg। यहां से हमें अल्फा का रिलेशनशिप मिलेगा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाय म्यू। बच्चों, अब बात करते हैं वेरिएबल मास सिस्टम की। हमें पता है F एक्सटर्नल इक्वल्स टू m टाइम्स a होता है, लेकिन ये इक्वेशन वैलिड है जब हमारे सिस्टम का मास कांस्टेंट हो। जब मास वेरी होने लगता है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। हमें सिंपली ये याद रखना है कि एक टर्म राइट साइड में एक्स्ट्रा और ऐड हो जाती है। देयरफॉर F एक्सटर्नल इक्वल्स टू ma प्लस वेलोसिटी v टाइम्स dm बाय dt। वैसे तो वेरिएबल मास सिस्टम्स की डिटेल्ड कैलकुलेशंस मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को यूज करके आती हैं और ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम पर इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएं। एग्जांपल से समझते हैं। एक कन्वेयर बेल्ट है जिस पर हम सैंड डाल रहे हैं विद ए रेट m kg पर सेकेंड। पूछा गया है कि कन्वेयर बेल्ट पर कितना फोर्स लगाना है सच दैट ये कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड से मूव करती रहे। इक्वेशन हम यूज करेंगे F एक्सटर्नल इक्वल्स टू ma प्लस v dm बाय dt। यहां से हमें मिलेगा F इक्वल्स टू v dm बाय dt। a यहां पर 0 है बिकॉज बेल्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। dm बाय dt की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है m kg पर सेकेंड। देयरफॉर फोर्स की वैल्यू आएगी वेलोसिटी v टाइम्स कैपिटल M। रॉकेट सिस्टम की बात करें तो हमारी इक्वेशन तो सेम रहेगी F एक्सटर्नल इक्वल्स टू ma प्लस v dm बाय dt। बस कुछ माइनर सी बातें ध्यान रखें।
v/dt को थर्स्ट फोर्स कहते हैं। बेसिकली ये थर्स्ट फोर्स ही रॉकेट को आगे की तरफ मूव करता है। v जो वेलोसिटी यहां पे यूज करते हैं वो वेलोसिटी इजेक्टेड फ्यूल की वेलोसिटी होती है, या इसे एग्जॉस्ट स्पीड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन रेट ऑफ फ्यूल बर्न इक्वल्स टू 1 kg/s दिया गया है। फ्यूल इजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 60 km/s दिया गया है। रॉकेट पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा ये पूछा गया है। सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन रॉकेट हमारा थर्स्ट फोर्स है जिसकी वैल्यू v/dt होती है। देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड इक्वल्स टू 60 km/s मल्टीप्लाई बाय 1 kg/s। यहां से हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी 6000 न्यूटन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में रॉकेट का मास 5000 kg है। एग्जॉस्ट स्पीड 800 मीटर/s दी गई है। एक्सीलरेशन 20 मीटर/s² दिया गया है और पूछा गया है गैस इजेक्टेड पर सेकेंड क्या होगी। इक्वेशन हम लगाएंगे F एक्सटर्नल इक्वल्स टू ma प्लस v/dt। बच्चों F एक्सटर्नल यहां पे क्या होगा? जी हां, ग्रेविटेशनल फोर्स जो रॉकेट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा अपोजिट टू इट्स एक्सेलरेशन। देयरफॉर F एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस mg। इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे, माइनस mg इक्वल्स टू ma प्लस v/dt। देयरफॉर dm/dt यहां से हमें मिलेगा माइनस m टाइम्स a प्लस g डिवाइडेड बाय v। यहां पर सारी वैल्यूज पुट करने के बाद गैस इजेक्टेड पर सेकेंड हमें मिलेगा माइनस 187.5 kg/s। यहां पर नेगेटिव वैल्यू जस्ट ये इंडिकेट करती है कि रॉकेट का मास यहां कम हो रहा है क्योंकि फ्यूल बर्न हो रहा है। बच्चों इस तरह इस वीडियो में हमने लॉज ऑफ मोशन के सभी कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें।